बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 4 के पार्ट 1 के साथ शकील अहमद और हम देख रहे हैं टॉपिक इसमें के डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं जब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। दिस इज द ऑनलाइन टीचिंग फेज 2 एंड माय टारगेट ऑडियंसेस आर BScs बैच 17 सेक्शन A and B. The course code is EEE440 and the subject name is Computer Architecture and Organization. So we start with our topic and we just go through from the point where we left the last lecture. जी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जो एक साइकिल है एग्जीक्यूशन साइकिल फॉर अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन may involve more than one references to the memory. देखिए हमने देखा कि एक इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर ऑपकोड होता है और एक या एक से ज्यादा या मल्टीपल ऑपरेंड होते हैं और जब हम इन ऑपरेंड्स को देखते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। वो डाटा हो सकता है डायरेक्टली या वो हो सकता है कोई रजिस्टर का नाम हो सकता है या वो कोई मेमोरी लोकेशन हो सकती है, वो कोई वेरिएबल हो सकता है या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसके साथ क्या होता है कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन इसके बावजूद जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, आप ध्यान में रखिए कि हम एग्जीक्यूशन के स्टेप पे हैं, तो एग्जीक्यूशन में जब हम कर रहे होते हैं तो एग्जीक्यूशन के अंदर हमें 7 स्टेट्स से जो मेजर स्टेप्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं, उनसे हमें गुजरना पड़ता है लाजिम, एक्सेप्ट कि कोई स्पेशल कंडीशन हो, वरना हम जो रूटीन की जब बात करेंगे तो रूटीन के अंदर हमें उन 7 स्टेप्स में से गुजरना पड़ेगा बाय एनी मीन। तो हम आगे देखेंगे कि इसकी एक जो इंस्ट्रक्शन साइकिल की एक पूरी स्टेट डायग्राम हम देखेंगे और उस डायग्राम को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो 7 स्टेट्स क्या हैं। अगर आप यहां पे देखिए तो ये स्टार्ट यहां से होता है, राइट और पहला जो हमारा स्टेप है वो इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन है। इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा इंस्ट्रक्शन फैच, तीसरा स्टेप है इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग और हमारा चौथा स्टेप है ऑपरेंड एंड एड्रेस कैलकुलेशन। हमारा 5वां स्टेप है ऑपरेंड फैच। हमारा 6ठा स्टेप है डाटा ऑपरेशन और उसके बाद हमारा 7वां स्टेप है कि ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन और उसके बाद जो मल्टीपल रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं जो इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन है। तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट IAC या इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन की शॉर्ट फॉर्म है। ओके तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डिटरमिन द एड्रेस। हाँ, जो पहला स्टेप है वो है इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन। देखिए बात ये है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूशन से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंस्ट्रक्शन कहाँ है। अंटिल के हम इंस्ट्रक्शन की लोकेशन तक नहीं पहुंचेंगे तो हम अपना काम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। और ये आपको पता है कि हम कह चुके हैं कि जो हमारा पीसी है वो क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर वो इंक्रीमेंट करता है 1। अच्छा, ये जो हमने बात कही कि इंक्रीमेंट करता है 1, ये बात थोड़ी सी समझने की हमें जरूरत है कि लाजिम नहीं है कि वो इंक्रीमेंट करे 1। देखिए हमने कहा कि हमारी जो मेमोरी है दैट इज हमारी मेमोरी जो है, फर्ज कीजिए कि हम इस वक्त एड्रेस लोकेशन 192 पे हैं। ओके और ऐसा है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट की है और जो हमारे पास मेमोरी की एक लोकेशन है वो भी 16 बिट की है। अब क्या होगा कि जब मैंने वहां से इंस्ट्रक्शन उठानी है तो 16 बिट में हमारी इंस्ट्रक्शन आ गई और वो हमने जब रीड कर ली तो नेक्स्ट का जो एड्रेस होगा वो होगा 192 + 1 इज इक्वल टू 193, लिहाजा हम 193 पे चले जाएंगे। इसी तरह जो मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज अगेन ऑफ 16 बिट्स
और मेरे पास जो एड्रेस आएगा वो 193 प्लस 1 इज इक्वल टू 194 और क्या होगा कि मेरे जो है इंक्रीमेंट 1 करता जाएगा। और जब या ऐसी कंडीशन की हम वो तो एक्सेप्शन में रखा है, लेकिन रूटीन के अंदर अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट पे जाने के लिए वो उसके अंदर ऐड करता रहेगा और एक एक का इंक्रीमेंट चलता रहेगा। 194 प्लस 1 इज इक्वल टू 195। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कंडीशन। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन है कि 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है और 16 बिट की ही मेमोरी की एक एड्रेस के अंदर जो कंटेंट की जो स्पेस है वो भी 16 बिट की है। एक और सिचुएशन देखिए कि अगर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट की है, लेकिन जो मेरी मेमोरी के अंदर एक एड्रेस के अंदर है वो 1 बाइट है, यानी कि 8 बिट है। अब क्या होगा कि मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो रखी जाएगी 2 लोकेशंस पे। आधी फर्ज कीजिए कि ये वाली जो पर्टिकुलर आगे मेरे पास इंस्ट्रक्शन आ रही है वो 32 बाइट की है। से फॉर एग्जांपल इसी 16 बिट वाली मेमोरी के अंदर मेरे पास 32 बाइट की एक इंस्ट्रक्शन है, तो सॉरी 32 बिट की। तो अब क्या होगा कि वो रखी जाएगी 2 लोकेशंस पे, मींस के 195 पे रखी जाएगी और 196 पे रखी जाएगी। लिहाजा मुझे जब उस इंस्ट्रक्शन को जब मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो अगली इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे 2 का ऐड करना पड़ेगा और मुझे जंप करना होगा 197 पे, बिकॉज 196 पे तो उसी 195 वाली जो 195 पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी थी उसी का एक पोर्शन पड़ा था 196 पे भी। अगर मैं 196 पे जाऊंगा तो मैं एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन उठाऊंगा। लिहाजा डिपेंड करता है कि हमारे वर्ड का साइज क्या है, हमारी इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है, उसके मुताबिक डिपेंड करता है कि हम लोग 1 का इंक्रीमेंट लेंगे, 2 का लेंगे, 4 का लेंगे, कितना हम इंक्रीमेंट लेंगे। तो दैट डिपेंड्स कि हमारी मेमोरी का साइज क्या है और हमारी इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है। तो ये बात हमें यहां पे समझनी है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ भी है कि फॉर एग्जाम्पल इफ ईच इंस्ट्रक्शन इज 16 बिट लॉन्ग एंड द मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 बिट वर्ड, देन ऐड 1 टू द प्रीवियस एड्रेस। एंड इफ इंस्टेड द मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअली एड्रेसेबल 8 बिट या 1 बाइट की सूरत में है और हमारी 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, तो तब हमें इंक्रीमेंट 2 का करना होगा, राइट। तो जब हम ये पहला स्टेप कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, तो इसके बाद हमारे पास एड्रेस आ गया और हम चले इंस्ट्रक्शन को फेच करने। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को जब हम फेच करते हैं तो हम रीड करते हैं इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन ऑनटू द प्रोसेसर। ठीक है, और जब हम रीड करते हैं तो इसका मतलब है कि जो सोर्स है, सोर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ, जब हम रीड करके जहां पे उसे आके प्लेस करेंगे तो डेस्टिनेशन ओवरराइट हो जाएगी, उसके कोई प्रीवियस जो कंटेंट्स होंगे वो ओवरराइट हो जाएंगे, राइट। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गई और हम चले तीसरे स्टेप की तरफ। तो हमारा तीसरा स्टेप यह है कि इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग, कि जो इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें डिकोड तो करना होगा। हमें डिकोड करना है कि इस इंस्ट्रक्शन में हमें कहा क्या जा रहा है। हमें ऐड कहा जा रहा है, हमें सब्ट्रैक्ट करने का कहा जा रहा है, हमें मल्टीप्लाई करने का कहा जा रहा है, या कोई कंपैरिजन है, मतलब ये अरिथमेटिक फंक्शन है या हमारा लॉजिकल फंक्शन है। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन की डिकोडिंग करेंगे। फर्ज कीजिए कि अगर ये मेरी इंस्ट्रक्शन थी ऐड 2,3, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमें डिकोडिंग करना होगी कि हम परफॉर्म क्या करने जा रहे हैं। हम जब परफॉर्म करने जा रहे हैं वो ऐड का फंक्शन है, तो इस स्टेप पे हम करेंगे इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग।
राइट। तो यहां पे हम एनालाइज करेंगे इंस्ट्रक्शन टू डिटरमिन द टाइप ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ओवर द ऑपरेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली हमें फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। अब जब कंट्रोल यूनिट ने देख लिया कि जी हमें ऐड का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो उसके मुताबिक तमाम चीजों को अरेंज करेगा। अच्छा, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। राइट भाई, जो चीजें तुम ऐड करने के लिए जा रहे हो वो चीजें कहाँ हैं? राइट, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे R2 है और 3 एज अ डाटा हमें डायरेक्ट मिल रहा है। तो हमें अगर फर्ज कीजिए कि यहाँ पे होता कि लोकेशन, कोई एक हमें लोकेशन दी होती मेमोरी की, फर्ज कीजिए कि दैट इज वो लोकेशन कोई भी हो सकती है, हम बाद में देखेंगे कि उसको पेरेंथेसिस में हम लिखते हैं। तो कोई एक लोकेशन थी, तो अब क्या हुआ कि हमने R2 का एड्रेस भी कैलकुलेट करेंगे और उस लोकेशन का एड्रेस भी कैलकुलेट करेंगे, और हम जब ये वाले ऑपरेंड के एड्रेस की कैलकुलेशन करेंगे, पॉसिबली हमें किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से ऑपरेंड मिल रहा हो, तो हम इसे जब कर लेंगे तो उसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा ऑपरेंड फेच। ठीक है ना, जब हमें ये पता चल गया कि हमें रजिस्टर 2 से उठाना है और इस लोकेशन से उठाना है, तो ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन जब हमारे पास हो गई, तो इसके बाद हमने उस ऑपरेंड को फेच करना है, मींस के रजिस्टर 2 को भी लोड करना है और जो हमारी मेमोरी लोकेशन दी गई है वहां से भी एड्रेस को जो हमारा प्रॉपर डाटा है उसे भी उठा के ले आना है। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये सारी चीजें हमारे पास हो जाएंगी तो हमने इन्हें ऐड कर देना है। दिस इज कॉल्ड डेटा ऑपरेशन, DO। ठीक है, तो अब हमने परफॉर्म कर देना है कि उस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें जो भी काम करने के लिए कहा गया था तो हमने वो परफॉर्म कर दिया, और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है ऑपरेंड स्टोर। वेरी ट्रूली ये बात मैं थोड़ी देर पहले भी पिछले लेक्चर्स में कर चुका हूं, पिछले पोर्शन में, कि मैंने कहा कि जब भी हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस फंक्शन की जो आउटपुट है अगर हम उसे कहीं स्टोर नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि हमने कुछ भी तो नहीं किया। तो लिहाजा जो ऑपरेंड है उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम किसी मेमोरी में स्टोर करते हैं या किसी IO डिवाइसेस की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि हमें जो एक ऑब्जेक्टिव है वो तो हमारा होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह क्या होता है कि जो हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। अब एक बात इसमें देखने की है कि स्टेट्स इन द अपर पार्ट ऑफ द फिगर इन्वॉल्व द एक्सचेंज बिटवीन द प्रोसेसर एंड ईदर मेमोरी और द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। देख लीजिए कि जो भी काम यहां और यहां हो रहे हैं, तो इस सारे के अंदर प्रोसेसर मेमोरी या कोई इनपुट आउटपुट यूनिट जो है वो इन्वॉल्व है। प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट यूनिट या प्रोसेसर एंड मेमोरी। देखिए, इंस्ट्रक्शन फेच करनी है तो कहां से फेच करेंगे? मेमोरी की तरफ जाएंगे, राइट। ऑपरेंड फेच करना है, कहां जाएंगे? किसी रजिस्टर में होगी, किसी मेमोरी में होगी, या किसी इनपुट डिवाइस से आ रही होगी, या किसी जो है इनपुट डिवाइस से आ रही होगी। और ऑपरेंड स्टोर कहां करेंगे? या मेमोरी की तरफ जाएंगे, अपने प्रोसेसर से आप मेमोरी की तरफ जाएंगे स्टोर करने के लिए, या किसी आउटपुट डिवाइस की तरफ आप चले जाएंगे जहां से उसकी आउटपुट आपने डिस्प्ले कर देनी है। तो अगर आप देखें तो ये 3 वाले जो प्रोसेस हैं वो होंगे हमेशा प्रोसेसर और मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान। और जो लोअर में है, स्टेट्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द डायग्राम इन्वॉल्व्स ओनली द इंटरनल प्रोसेसर ऑपरेशन। ये प्रोसेसर के अंदर होने वाले होंगे। क्या? इंस्ट्रक्शन की एड्रेस कैलकुलेशन। यस, ये प्रोसेसर खुद करेगा। इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन डिकोडिंग ये प्रोसेसर के अंदर होगा। ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन प्रोसेसर के अंदर होगा। डाटा ऑपरेशन, यस, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। तो ये क्या होगा कि इस सारे के बाद ये अगर एक हमारी अगर आप देखें कोई एक हमने
इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म किया इन तमाम स्टेप से, तो इसके बाद स्टोर होने के बाद वो अगली इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा और देन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और इस तरह से ये वक्त के साथ साथ ये ऑपरेट होता जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा और एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर हमारे ऑपरेंड एक से ज्यादा हैं तो फिर क्या होगा कि हर दफा यहाँ पे आएगा, फिर एक नया ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट करेगा, उसको परफॉर्म करेगा और स्टोर करेगा और फिर ये करेगा, राइट। तो अगर आप ये देखें तो अपर और लोअर पार्ट के अंदर ये जो फर्क है तो उसके मुताबिक आपके ऑपरेंड जो है वो किस तरह से, अगर एक से ज्यादा है तो आपको ये फंक्शन बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा। द OAC स्टेट अपीयर्स ट्वाइस बिकॉज एन इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रीड राइट बोथ। ठीक है, तो जरा देखिए कि OAC स्टेट जो है वो हमें एक से ज्यादा मर्तबा आ सकती है, राइट। अगर हमें ऑपरेंड के एड्रेस की कैलकुलेशन ज्यादा है तो हमें मल्टीपल टाइम ये काम करना पड़ेगा, तो ये वाली स्टेट हमारे पास एक से ज्यादा मर्तबा हो सकती है। लेकिन अगर मिनिमम भी हो तो फिर 7 स्टेप्स से तो हमें लाजमी गुजरना है। ठीक हो गया, तो इस टॉपिक को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और अगर आप देखेंगे अगला टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द इंटरप्ट्स। ठीक है, तो इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट क्या होते हैं कि इंटरप्ट ये है कि जब आप एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहां से रीड करता हूं तो यू विल गेट द बेटर आइडिया। virtually all computer provide a mechanism with which other modules may interrupt the normal processing of the processor। ठीक है, फर्ज कीजिए कि आप एक स्पेसिफिक नेचर ऑफ जॉब कर रहे थे, तो या आपका लैपटॉप है वो काम कर रहा है, वो कोई चीज डिस्प्ले कर रहा है, आप क्या करते हैं, फर्स्ट कीजिए कि आप एक वीडियो क्लिप चल रहा था, आप उसे रोकते हैं, इट्स एन इंटरप्ट। जो रूटीन के अंदर वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा था तो आपने एक उसे इंटरप्ट दे दिया। और ये भी हो सकता है कि कुछ और कैलकुलेशन वो कर रहा है या वो मेमोरी के अंदर कुछ प्रोग्राम को अपलोड कर रहा है और आपने क्या किया कि कीबोर्ड से कुछ टाइप करना शुरू कर दिया, तो कीबोर्ड से जो चीज आएगी वो एक इंटरप्ट होगी। जो उसके रूटीन में वो जो बाकी काम कर रहा था तो उसके अंदर ये एक इंटरप्ट होगा। तो इंटरप्ट जो है वो मल्टीपल किस्म के हो सकते हैं। ये तो हमने कहे हैं वो वाले जो इंटरप्ट हो सकते हैं। तो जो क्लासेस है इंटरप्ट की, उनके अंदर प्रोग्राम है, टाइमर है, आईओ है और हार्डवेयर का फेलियर है। हम फ्रॉम द बॉटम इनको देखना शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं कि हार्डवेयर फेलियर, ये वो वाले इंटरप्ट हैं जो जनरेट होते हैं फेलियर से। फर्स्ट कीजिए कि प्रोसेसर अपनी जगह बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा था और कोई पावर फेलियर हुआ या मेमोरी के अंदर कोई पैरिटी एरर आ गया, तो क्या होगा, एक इंटरप्ट जनरेट होगा और ये इसे हम कहते हैं हार्डवेयर फेलियर का इंटरप्ट। और इसी तरह आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इंटरप्ट है कि जो इनपुट आउटपुट के कंट्रोलर हैं वो सिग्नल करते हैं कि नॉर्मल कंप्लीशन ऑफ एन ऑपरेशन और टू सिग्नल द वैरायटी ऑफ द एरर कंडीशंस। ये एक हम अभी तफसील से बात करते हैं। इसी तरह कुछ टाइमर्स के इंटरप्ट है जनरेटेड बाय द टाइमर विद इन द प्रोसेसर। दिस अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। फर्स्ट कीजिए कि आपने कुछ उसके अंदर जो प्रोसेसेस थे वो एक टाइमिंग के साथ लगाए हुए थे और उनका जब टाइम हुआ तो इस वक्त कुछ आप और प्रोसेसेस भी कर रहे थे, लेकिन आपने जब उनको एक टाइमर दिया हुआ था तो टाइमर ने के मुताबिक वो वाले प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सारी एग्जांपल्स भी दूंगा और जब वो स्टार्ट हो जाएंगे तो वो नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर एक इंटरप्ट के तौर पे डिक्लेयर होंगे। इस तरह जो प्रोग्राम में है जनरेटेड बाय सम कंडीशन दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जैसे कि आप अगर अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ जो ओवरफ्लो है या कोई ऐसा आपने फंक्शन परफॉर्म किया
जिसके अंदर के आपने डिवाइडेड बाय 0 किसी चीज को किया तो वो कहेगा कि दिस इज नॉट ए वैलिड स्टेट और ये काम आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं परफॉर्म हो सकता, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज एन अनडिफाइंड नंबर। और इसी तरह अगर आप कोई इलीगल मशीन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप रूटीन में देखें कि अगर आप एक्सेल के अंदर कुछ आप कंडीशंस जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उन फंक्शंस के अंदर अगर आप जो लीगल कंडीशंस हैं उनके अलावा कुछ देते हैं तो वो आपको इंटरप्ट करके बताता है या उसका एक मैसेज जनरेट करता है कि आप जो फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट। आर द रेफरेंस आउटसाइड अ यूजर्स मेमोरी अलाउड मेमोरी स्पेस। जी, ये एक और ऐसा इंटरप्ट है जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है। तो अब हम आते हैं प्रॉपरली इंटरप्ट्स की तरफ। जी, हम बात करते हैं इंटरप्ट की। यहाँ पे अगर आप रीडिंग करें तो आपको अंदाजा होगा, virtually all computers provide a mechanism by which other modules IO and memory may interrupt the normal processing of the processor। अच्छा, अब देखिए कि होता क्या है कि एक CPU है और वो अपनी नॉर्मल की प्रोसेसिंग कर रहा है। अच्छा, इस प्रोसेसिंग के दौरान हमें इंटरप्ट की जरूरत, एक बात क्लियरली बता दूं कि इंटरप्ट रखे जाते हैं, इंटरप्ट करने की कैपेबिलिटी रखी जाती है। और अभी हम देखेंगे कि अगर वो हम कैपेबिलिटी नहीं रखेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा और कैपेबिलिटी होने से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप सीपीयू को देखें, वो उसने एक इंस्ट्रक्शन है उसको परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा। और जनरली अगर आप देखें तो आजकल आर्म से प्रोसेसर भी मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड करते हैं। अच्छा, अब देखिए कि कोई ऐसा दरम्यान में एक इंस्ट्रक्शन आई आईओ की, जिसमें से सबसे अच्छी एग्जांपल जो बन सकती है वो ये है प्रिंटर की कमांड। फर्स्ट कीजिए कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके अंदर जो एक रिक्वायरमेंट आई वो थी प्रिंट समथिंग। अच्छा, क्या होगा कि जो हमारा सीपीयू है वो उसने तो चलना है, एक इंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी तो अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। अब उसने जब प्रिंटर को भेजा अपना डाटा के तुम इसे प्रिंट करो, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक आम सा जो प्रिंटर है वो तो मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर रहा है। तो एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे अगर आप देखें तो माइक्रो सेकंड के अंदर एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाती है। नाउ दिस इंस्ट्रक्शन इज टू प्रिंट। और आपको पता है कि जब आप एक प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो वो तो कई सेकंड्स पे मुश्तमिल होता है, कुजा ये कि वो माइक्रो सेकंड के अंदर प्रोसेस करे। अच्छा, अब अगली बात कि आपके इस सीपीयू में इंटरप्ट का तस्वुर नहीं है। अब क्या होगा कि सीपीयू जो है वो अब क्या कर रहा है कि उसने प्रिंट की कमांड दी एंड सिटिंग आइडल, आराम से बैठ गया कि जब ये प्रिंट की कमांड मुकम्मल होगी तो तब मैं अगली इंस्ट्रक्शन दूंगा। अच्छा, इस दौरान वो गाहे गाहे जाके चेक भी करता है कि क्या प्रिंट की कमांड पूरी हुई या नहीं हुई। अच्छा, अब क्या हुआ, इसका हमें नुकसान क्या हुआ? हमें नुकसान ये हुआ कि इस दौरान मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो थी वो और प्रोसेस हो सकती थी, क्योंकि एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस करता है। तो लाखों इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस हो सकती थी वो हमारा टाइम वेस्ट हुआ, सीपीयू का टाइम वेस्ट हुआ और हमारी जो जितने प्रोसेसिंग साइकिल्स थे वो रुक गए। अच्छा, अब एक और चीज, इस दौरान सीपीयू एक तो यह है कि काम छोड़ के बैठा है, और दूसरा काम जो उसके साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि काम छोड़ने के अलावा वो बार बार जाके चेक करता है कि क्या प्रिंटर ने काम अपना मुकम्मल कर दिया या नहीं किया। अच्छा, ये हो गई एक सिचुएशन। अब आपको क्लियरली नजर आया कि जो है सीपीयू की एफिशिएंसी जो है वो बैडली हर्ट हुई जब हम किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ हम कोई काम करने लगते हैं। कोई हमारी इंस्ट्रक्शन ऐसी आ जाती है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ है, तो ये तो बहुत क्लियर है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड या कोई भी एक्सटर्नल जो डिवाइसेस होते हैं उनकी स्पीड किसी भी सूरत में एक सीपीयू की
स्पीड को तो मैच कर नहीं सकता। ये तो हम भी बार बार कह रहे हैं कि मेमोरी जो है वो कभी भी सरपास नहीं कर सकी टू द सीपीयू। तो जब मेमोरी के हवाले से फर्ज कीजिए कि आपने एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगाई और उससे आपने डाटा रीड करना है, तो इस रीडिंग के दौरान अगर तो इंटरप्ट का कोई तस्वुर नहीं है आपके यहां, तो क्या होगा, सीपीयू विदाउट इंटरप्ट आपने बनाया तो वो क्या करेगा कि जितनी देर आपने उसे कहा कि ये चीज रीड करो तो वो रीड करता रहेगा अंटिल कि वो डिस्प्ले हो जाए और वो अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाए उसके मुकाबले में। अच्छा, इस दौरान वो एक तो काम करना छोड़ गया, दूसरा उसको एक और आपने मसले में डाल दिया कि वो बार बार देखता है काम मुकम्मल हुआ या नहीं। तो ये है विदाउट इंटरप्ट की सूरत हाल। अब आप देखिए कि अगर आपने इंटरप्ट का उसके अंदर मैकेनिज्म बनाया हुआ है, इंटरप्ट इज अ वेरी पॉजिटिव एलिमेंट, तो अगर आपने उसके अंदर इंटरप्ट का मैकेनिज्म बनाया हुआ है तो वो क्या करता है, प्रिंट की कमांड दी या किसी आईओ डिवाइस को कमांड दी और साथ ही उसे कह दिया कि जब तुम मुकम्मल कर लेना तब मुझे इंटरप्ट देना कि तुमने मुकम्मल कर दिया, मैं उससे आगे का जॉब परफॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और मीनवाइल उस दौरान वो उसे जाके चेक करने का काम भी नहीं करता और वो जो उसने आइडल बैठना होता है तो उस आइडल बैठने की बजाय वो क्या करता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और जो है वो एग्जीक्यूट कर लेता है। तो विदाउट इंटरप्ट आपको वेट करना पड़ेगा। वो वेट लंबा भी हो सकता है, वो वेट छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के जो आपकी मेमोरी या आईओ डिवाइसेस है वो उनकी स्पीड क्या है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपने उसके अंदर इंटरप्ट का मैकेनिज्म प्लेस किया हुआ है तो वो क्या करेगा कि जितनी देर में कोई ऐसा जॉब उसको देगा जो कि थोड़ा सा उसकी लेंथ ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो बड़े मजे से उस जॉब को परफॉर्म करने के दौरान और बहुत सारी चीजें अपनी कर लेगा। तो क्या है कि हम ये कहते हैं कि इंटरप्ट्स are provided primarily as a way to improve the processing efficiency। हाँ, हमने कहा कि अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के स्पेशल केस में जो आईओ डिवाइसेस के साथ है तो उसमें तो हमारी एफिशिएंसी डेफिनेटली इंप्रूव होती है, हम इस दौरान और बहुत सा काम कर लेते हैं। हाँ, अगर तो ऐसा है कि कोई ऑलरेडी सीपीयू इतना फुली लोडेड है कि उसको दरम्यान में आइडल टाइम नहीं मिलता, तो इस सूरत में कोई एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेमोरी और जो आईओ डिवाइसेस हैं दीज आर मच स्लोअर देन कंपेयर टू द सीपीयू प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर होता क्या है कि सीपीयू उसे काम पे लगा के और उसे साथ ही इंस्ट्रक्शन देता है कि जब भी तुम अपना काम मुकम्मल कर लेना तो तब मुझे इंटरप्ट दे देना। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसको समझना कि जो इंटरप्ट होते हैं वो हाई प्रायोरिटी होते हैं, वो रूटीन के टास्क के मुकाबले में अमूमन जो हमारे इंटरप्ट होते हैं वो हायर प्रायोरिटी पे होते हैं, क्योंकि जब इंटरप्ट आता है तो सीपीयू अपने रूटीन की वर्किंग में से पहले उस इंटरप्ट को देखता है और फिर उसके मुताबिक देखता है कि क्या इसकी जो है प्रायोरिटी मेरे रूटीन वर्क से ज्यादा है या नहीं है। लेकिन अमूमी तौर पे जब इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट की कम से कम प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ये और बात है कि जिसने इंटरप्ट दिया है उसकी जॉब की प्रायोरिटी आगे क्या है वो एक अलग मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो लेकिन इंटरप्ट की प्रायोरिटी इटसेल्फ ज्यादा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीड कर ले तो हमें अंदाजा हो जाएगा। वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट now to understand more clearly the nature of the instruction cycle and the implication of the interrupt on the interconnection structure. The reader यहाँ पे हम इसे देखते हैं, interrupts are provided primarily as a way to improve the processing efficiency. For example, the most external devices are much slower than the processor. जैसे कि हमने बात की, suppose that the processor is transferring data to the printer using the instruction cycle scheme. After each write operation, the processor must pause. उसे रुकना पड़ेगा and remain idle until the printer catches up. The length of this pause may be on the order of many hundreds or even the thousands of the instruction cycle. They do not involve memory. Clearly, this is the way the wasteful
यूज ऑफ द प्रोसेसर। तो क्या होगा कि जो हमारा प्रोसेसर है उसका टाइम भी वेस्ट होगा और उसके साइकिल भी वेस्ट होंगे। तो हम इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हमने जाके देखना है कुछ विद इंटरप्ट और विदाउट इंटरप्ट हमारी प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी को कितना फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम कम से कम इस बात के हम कायल हुए कि इंटरप्ट जो है वो चाहिए, ये हमेशा एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं और जो इंटरप्ट है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर्स के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम।